हैं अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। क्या? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। इसका एक नाम और है, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। ठीक है। बालक अपने व्यक्तिगत संबंधों को ध्यान में रखते हुए उसके माता पिता के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों की अक्सर पालना करता है ताकि वे उनकी नज़रों में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की साबित हो सकें। और इसके पीछे भाव होता है आत्म प्रशंसा का। क्लियर? सामाजिक व्यवस्था। इसमें सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्ति सामाजिक परंपराओं का पालन करता है। अब वो चाहे परंपरा गलत हो चाहे सही हो। नैतिक विकास या परंपरा विकास, परंपरा व्यवस्था है कि नहीं है? परंपरा व्यवस्था है कि नहीं है? अब 2016 मैं चूरू डाइट में रिसर्च पेपर है मेरा, डाइट में रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, आप कर सकते हो। अगर आप पेडागोजिस्ट हैं तो आप साइकोलॉजी पेडागोजी में रिसर्च पेपर डाल सकते हो। तो मेरा एक्शन रिसर्च पे था अभिभावकों की अपेक्षाएं और बच्चों में बढ़ता संवेगात्मक जो डिस्टरबेंस होता है ना, उस पर कि मम्मी पापा की इतनी खतरनाक अपेक्षाएं हो गई हैं कि वो बच्चे की जिंदगी तक दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कोटा, डॉक्टर बनाने की चाह, बच्चे में योग्यता है या नहीं है इसको नहीं जानते। शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बन गया, मेरा क्यों नहीं बन सकता? ये जिद, जरूरी नहीं है कि उसको सब्जेक्ट अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन ये जिद बच्चे को कोटा पहुंचा देती है। मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बैठा हूं। मैं एग्जाम्पल हूं। मेरे फादर शॉपकीपर थे, हार्डवेयर स्टोर संभालते थे। और हमारे पड़ोस में एक डांगी अंकल थे, लेक्चरर थे, वो केमिस्ट्री के। याद से मैं लगभग 18-19 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो उनकी लड़की मेरी सीनियर थी, मेरी भी बायोलॉजी थी, उनकी भी बायोलॉजी थी। डांगी अंकल जब ड्यूटी जाए तो हमारी दुकान पे बैठे, क्योंकि मैंने बस स्टैंड पे दुकान है और उनको बस स्टैंड से ड्यूटी जाना बस में बैठकर। तो बस आए तब तक वो वहीं हमारे यहीं बैठे, और वैसे भी पड़ोसी थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। और धीरे, मैं 12th में था, वो कोटा तैयारी कर रही थी लड़की। और पापा को धीरे से क्या कहें दुकान पे, चौधरी साहब पता है आज गुड़िया के कितने नंबर आए हैं? कितने? इतने नंबर आए हैं, इस रैंक पे चल रही है। पापा जी की अच्छी बात है अभी। अब वो कर भी क्या सकते, एक सामान्य आदमी बहुत ज्यादा चीजों को समझते नहीं है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डिस्टरबेंस करती थी। वो शाम को घर आते और शाम को घर आते ही होम मिनिस्टर साहब को बोलते, मम्मी को इतना लाड ने समझा, पढ़े, उनकी लड़की की इतनी रैंक आई आज। और साहब मैं जैसे पढ़ने बैठता, मम्मी भी बेचारी इतनी कहाँ चीजों को समझे, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। और तो मैंने थोड़ा उसके बाद जब सेंस संभाला और पता किया तो उनको फिर थोड़ा सा मॉडर्न बनाया कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसे आप अपनी नज़रों से देखते हो। दुनिया अलग है, बाहर निकल के देखो तो अलग है। तो अगर लैपटॉप ऑन है मैं कहता हूँ मम्मी शट डाउन कर देना, तो मम्मी शट डाउन कर देगी, बिना पढ़े लिखे कर देती है। समझ आ रही बात? माहौल मिल गया ना। मम्मी शाम को कहे बेटा पढ़ ले, देख पापा तेरे को पता ही है, तेरे को डॉक्टर बनाना है, तेरे को डॉक्टर बनना है ना, तेरे दादाजी का भी सपना यही था। एक दिन गुस्सा आ गया मेरे को, मम्मी दादाजी का सपना था, दादाजी को खुद पूरा करना चाहिए था, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, वो तो चले गए।
अब वो सपना मेरे को परेशान कर रहा है। और वो जो बनना होगा वो बन जाऊंगा ना। आप यार ये क्या लगा रहे हो? फिर वो डांगी की लड़की है, मैं आपका हूं। मैंने क्वेश्चन मार्क रख दिया दोनों के सामने। मैं आपका हूं और वो डांगी अंकल की लड़की है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। समझ में आ गई बात? मैं डांगी अंकल का नहीं हूं, आप इस चीज को ध्यान दो। और सबसे बड़ा अंतर है कि मैं लड़का हूं, वो लड़की है। योग्यताओं में भी फर्क है। मुझे बनना होगा वो बन जाऊंगा। ये बात कौन समझे? गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, फिर 2 दिन बाद मान गई सारी बात। लास्ट में रिजल्ट आ गया, गलती से नंबर ठीक ठाक आ गए 12th क्लास में। तो अपने को सीधा भेज दिया कहाँ? कोटा, बन बेटा डॉक्टर। अब मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी, फिजिक्स आती थी, बायोलॉजी बहुत अच्छी आती थी, नंबर भी इसी कारण आ गए थे। तो भेज दिया यार, पार नहीं पड़ेगी। अगर अब इनको मुंह लग गया, 2 साल ढंग से तैयारी की, तो अपने को फिर 3-4 साल परेशान करेंगे। मैं और मेरा मौसी का लड़का, वो मेरे साथ गया था। हम सुबह जाएं घूमने, आराम से चंबल गार्डन में बैठे रहे, और कोटा के जितने भी कचोरियां थी, कढ़ी कचौरी, कुछ भी जो भी कुछ मिलता वो सारा समेटते, पैसे भेजे थे घर वालों ने डॉक्टर बनने के लिए। और चिड़ियाघर देख ले, शाम को पिक्चर देख ले। 2-1 महीने खूब इंजॉय काटा हमने, मस्त वाला बवाल काटते हैं जिसका, वो वाला, है ना। अब साहब एलन से फोन गया शॉप पे, आपका बच्चा नहीं आ रहा है पिछले 1.5 महीने से। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो स्कूल हमेशा जाता था, यहाँ तो नहीं आ रहा है। अब चौधरी साहब की जब जीप थी हमारे पास, चौधरी साहब जीप लेके, ड्राइवर को लेके, चाचा जी को भी लेके गए। बिना कुछ पूछे ही पहले तो ढंग से संवारा, है ना, ढंग से पीटा। उसके बाद जीप में सारा सामान डाला, हमें बैठाया और सीधे घर ला के छोड़ दिया। बन गए डॉक्टर। तो ये चीज बड़ी परेशान है कि आप कभी भी इस बात को मत सोचो कि मैंने पापा को एक बात कही थी, मैं अच्छा कर लूंगा लेकिन आप मेरे पे छोड़ दो ये बात। और जब पहला बैच निकला 13-14 का, फर्स्ट ग्रेड का, और जोधपुर से काफ़ी बच्चे लेक्चरर बन के आए, तो दोनों पार्ट पढ़ाता था मैं, मैनेजमेंट और साइको दोनों अभी भी पढ़ाता हूँ। तो वो बड़ा पार्ट होता था, 45 नंबर का पार्ट होता था, 30 क्वेश्चन उसके, 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के आते थे। उत्कर्ष के लगभग सारे बैच मैनेजमेंट के मैंने ही करवाए अभी तक, जब तक मैं था। तो कुछ स्टूडेंट जो सिलेक्टेड थे वो घर आए और उन्होंने ये कही कि ये सुरेंद्र सर के पापा जी हैं। उन्होंने पाँव छुए ना तब उनके, तब पापा जी की आंखें भर आई कि यार मैं तेरे को ऐसे ही मान के चल रहा था, तूने भी कुछ कर लिया है ना। जॉब भी लग गया था, मैं गवर्नमेंट जॉब भी लग गया था, फर्स्ट ग्रेड में लग गया। तो तब थोड़ा सा उनको लगा हाँ टिंगर कुछ तो कर लेगा, है ना, ऐसे फ्री नहीं बैठा रहेगा। फिर रिजल्ट बहुत अच्छे आए और फिर उनको खुशी खुशी मिली थी, ऐसा नहीं था मेरे को लेकर फिर वो डाउट में नहीं थे। होता है अपना माँ बाप, हरा माँ बाप होता है डाउट को ले, डाउट होता है उसको कि बच्चा सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये चीजें होती हैं। तो यहां पर आदमी चाहता है कि वो अच्छा लड़का या लड़की साबित हो। दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था, तो बात चूरू की थी, मैं वहां पर प्रोजेक्ट दे रहा था और एक दिन आमुखीकरण कार्यशाला थी, मतलब गेट टुगेदर बोल दो उसको, और उस पर स्पीच था, ठीक है। और उस पर स्पीच क्या था, छोटी उम्र में शादी हो जाती है ना बच्चियों की, क्या बोलते हैं उसको, बाल विवाह। तो एक लेक्चरर महोदय थे वहीं के सुजानगढ़ के, वो बाल विवाह पर बहुत अच्छा बोल रहे थे। मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मैं मेरा वाला पेपर पढ़ रहा था, वो प्रभावित हुआ और मैंने उनके नंबर ले लिए। अच्छा आदमी बाल विवाह पर बोल रहा है, ये सारी चीज चली। 2 महीने बाद मैं जिस स्कूल में पोस्टिंग है मेरी, उसी गांव में एक बाल विवाह होना है, सुजानगढ़ में पोस्टिंग थी मेरी, है तो अपराधी। और वही सज्जन व्यक्ति मुझे उस शादी में मिल गए। मैंने कहा भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। अब वो मेरे से कन्नी काटे, मैं पीछे पड़ गया,
मैं यार दादा उस दिन तो आप बाल विवाह पर बहुत बड़े बड़े पिला रहे थे, टिका रहे थे, आज यहाँ कैसे? पता उन्होंने क्या जवाब दिया? समाज है, समाज में रहना है मुझे। वो बात थी, वो ज्ञान पिलाना था ना, वो अलग बात थी। ये मेरा समाज है और मुझे समाज में रहना है, तो मुझे समाज की परंपराओं का पालन करना ही होगा। तो अगर मुझे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी है तो जो समाज ने परंपराएं बना रखी है ना, मुझे उस पर ही चलना होगा। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इसका मतलब इस स्तर पर चाहे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो परंपराओं का निर्वाह करते हैं, वो परंपरा सही है तो बहुत अच्छी बात है, और परंपरा गलत भी है ना, तो भी वो सामाजिक परंपरा है, तो हमें उसको निभाना ही पड़ेगा। मेरी मम्मी अब गांव में जाती है, हमारे जो मेरा नेटिव पहले से हरियाणा, मम्मी आज भी घूंघट निकालती है गांव में। 61 ईयर्स ओल्ड है वो, आज भी घूंघट निकालती है। मैंने कहा मम्मी अब क्या? जवाब, बेटा परंपरा है, मैं तो इस गांव की बहू हूं ना, बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे? सोचिए इस बात को। जिसके परिवार में सारे सदस्य पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी पर, बहुत अच्छे फैमिली कंडीशन, उसकी माँ गांव में ये बात कह रही है कि बेटा ये समाज है, और मैं तो यहाँ बहू बन के आई थी और मेरे को तो आदत है यहाँ पर। तो बड़े बुजुर्ग हों, और अब मतलब मम्मी की एज सेंस को देखते हुए काफ़ी सारे बच्चे है ना, वो तो काफ़ी कम उम्र के हैं, तो उनसे ज़रूरत ही नहीं है। कईयों की दादी लगती होगी मम्मी, कईयों की ताई लगती होगी, कईयों की काकी लगती होगी, लगती है कि नहीं लगती है? लेकिन वो परंपरा है ना, निर्वाह करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे? सही गलत दोनों का पालन करेंगे। जैसे बाल विवाह परंपरा है कि नहीं है भाई? सामाजिक परंपरा है। अब तो हम कुप्रथा पहले लग गए, लेकिन अब तो हो तो अभी भी रही है ना। तो समाज की परंपराओं को बनाए रखने के लिए लोग सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं? साथ सबको पता है दहेज देना क्या है, अपराध है, लेना भी क्या है। और अच्छे अच्छे ज्ञानी बड़े से बड़े व्यक्ति ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या कहते हैं? समाज है, समाज में नहीं रहना क्या? मीनिंग समझिए, समाज है, समाज में नहीं रहना क्या? और उस परंपरा का निर्वाह करते हैं कि नहीं करते हैं? जबकि सबको पता है ये परंपरा क्या है, गलत है, फिर भी समाज में मान सम्मान बनाए रखने के लिए, है ना। आपके नागौर के जाटों ने ठेका ले रखा है मायरा भरने का, है ना, 3.5 करोड़ 4 करोड़। बात गलत है, मैं भी जाटी हूँ, आप भी जाट हो, बट एक चीज ध्यान रखना, जो गलत है वो गलत है। मैं यहां पर रहूंगा तो उसका पक्षधर हूं। अरे वाह, 4.5 करोड़ रुपए का बैलगाड़ियों में पैसा भर के ले गए और तब दिया, है ना। और इस परिवार ने भरा, सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा मायरा, फेसबुक पे ताम झाम करके लग जाते हैं, लगते ही नहीं लगते हैं। यहाँ तो ये सही है, लेकिन इस स्तर पर ये बात क्या है, गलत है। एक्चुअल में जो हम काम कर रहे हैं ना, उससे परंपरा गलत पड़ रही है। गरीब आदमी का भी ईगो लेवल होता है, और वो समाज ये नहीं चाहता है कि मैं इससे कम रहूं, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो। जमीन तक बेच देता है अपनी लड़की की शादी में अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। और लोगों की सोच को घुन लग जाता है जब देखते हैं ना, तो खाने की आधे से ज्यादा प्लेट वहां रख देते हैं। और आदमी जब गोलगप्पे खाता है ना, गोलगप्पे का बचाव पानी तक पी जाता है। क्यों? वहां पैसे लग रहे हैं। वहां क्या लग रहे हैं? पैसे नहीं लग रहे क्या? लेकिन शादी ब्याह में जाते हैं तब अनाप शनाप डलवा लिया, खाया खाया, कौन से पैसे लग रहे हैं, प्लेट को डाल देते हैं। सोच का स्तर है। और एक लड़की का बाप अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है शादी में, इस दिखावे में कि समाज में मेरा क्या बना रहे, मान सम्मान बना रहे। सामाजिक व्यवस्था और संबंध उन्मुखीकरण, सामाजिक न्याय कानून जो समाज ने बनाए ना, उन समाज के न्याय कानूनों की हम क्या करते हैं, पालना करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों न हो, ताकि समाज बना रहे, समाज की व्यवस्था बनी रहे,
क्लियर है बात? मेरे पास 2016-17 लास्ट में 17 लास्ट में एक रिंग आती है कि सर मेरी बचपन में बाल विवाह हुआ। एक फोन आता है मेरे पास। नाउ दिस टाइम आई एम लेक्चरर ऑन द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उसने अपनी जगह बताई, लड़की थी, कि इस जगह पर हूँ और मैं आपके 2015-16 बैच की स्टूडेंट रही हूँ। क्लियर? ये थ्योरी मैंने वहाँ पर भी पढ़ाई थी। मेरा बाल विवाह हुआ था और जो लड़का है वो 12th फेल है, और जहाँ मेरी बाल विवाह हुआ उसी गांव में दारू के ठेके पर शराब बेचता है, और मैं पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हूँ। सिचुएशन समझ में आ गई? सामाजिक परंपरा के अनुसार तो शादी हो चुकी। लड़की कहती है कि सर मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि मेरा भविष्य अच्छा नहीं है वहां पर। शराब खुद पीता भी है, नशेड़ी भी है। ठीक है? समाज का यह दबाव है कि शादी तो हो चुकी। तो बोला घर वालों, मेरे पिताजी पे दबाव डाला जा रहा है समाज की तरफ से, और हर तीसरे चौथे दिन ट्रैक्टर भर के आ जाते हैं। सही बता रहा हूं क्या? ट्रैक्टर भर के, या पहले ऊंट गाड़ी लेके जाते थे, गाड़ा लेके जाते थे, अब क्या ट्रैक्टर लेके जाते हैं, या पिकअप वगैरह जो भर के ले गए, और ये दबाव बनाते हैं कि देखो शादी तो हो चुकी, आज ही कलेक्टर बन जाए, लेकिन शादी तो हो चुकी। नहीं बनती तो भी लेते जाते ना। एक सेकेंड, हाँ अभी आ रहा हूं मैं। आप लोगों के सामने एक सिचुएशन रखूंगा, आप अपने विचार रखना, ठीक है? तो आज ये लेक्चरर बन गई, कल को कुछ नहीं बनती तो भी तो हम लेके जाते ना। तो आपको परंपराओं का निर्वाह करना पड़ेगा ताकि समाज बना रहे, और उस लड़की को जाना पड़ेगा। लड़की कहती मैं नहीं जा सकती क्योंकि वह चाहती है कि उसके व्यक्तिगत अधिकारों की क्या हो, सुरक्षा हो। अब मुझे बताओ, उस लड़की को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। उस लड़के की जगह तुम्हारा भाई हो तो भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस लड़की के भी अपने व्यक्तिगत अधिकार हैं, उसको भी स्वतंत्र जीवन जीने का हक है। क्लियर है? सेम ये मैं पिछले साल पढ़ा रहा था। एक लड़का था करौली साइड का, आई थिंक, अब जाति मेंशन नहीं करूंगा, ठीक नहीं लगता। तो और वो गांव का सरपंच भी था, रीट सेकंड लेवल की तैयारी कर रहा था। मैंने सेम सिचुएशन रखी, उसने कहा सर लड़की को जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोला सर उसने ये आर्गुमेंट दिया कि अगर वो लड़की पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर नहीं बनती तो भी तो जाती ना। तो क्या पद बड़ा है या समाज बड़ा है? समाज की परंपरा बड़ी है ना। समाज बहुत सारी चीजों से मिलकर बना। देखो सुनो, समझो इस चीज को, क्या चीज कह रहा हूं। तो उसको जाना चाहिए, और हो सकता है कि उस लड़के को समझाएं तो लड़का काम छोड़ दे, ये बात भी सही है। तो लड़की को जाना चाहिए। ठीक है? मैंने कहा तुम्हारी बहन हो तो बोल सर मैं तो मार दूं जान से लड़के को ही। तुम्हारी बहन तो बहन, दूसरों की बहन बहन ही नहीं है। तो जिसके समाज का बहुत बड़ा कीड़ा होता है ना दिमाग में, वो तो सही और गलत को सोचता ही नहीं है, वो अंधभक्त होता है, उसको अंधभक्त बोलते हैं। तो वो जो बुजुर्ग साथ गए ना साफे वाले, उनमें से एक दो में ही सेंस होता है। मैं समाज की गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो सामाजिक परंपराओं से इतने ज्यादा घुले मिले होते हैं कि वो समाज से अलग हटकर सोच ही नहीं सकते। वो ये नहीं सोच सकते कि इसमें एक व्यक्ति के पूरे जीवन का आप क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। उसके व्यक्तिगत जीवन जीने के अधिकार का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। तो अब जो इस स्तर पर है नैतिक विकास, वो नैतिकता से आगे चला जाता है। नैतिकता तो क्या है? लड़की को जाना चाहिए।
लेकिन लड़की नैतिकता से आगे बढ़ जाती है कि मैं उन परंपराओं का विरोध, मैं सही परंपराओं का साथ दूंगी लेकिन उन परंपराओं का विरोध भी करूंगी जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन जीने के, स्वतंत्र जीवन जीने के और समानता पूर्वक जीवन जीने के अधिकार का विरोध करती हैं। मैं उन परंपराओं को नहीं मानूंगी। समझिए इस चीज को, मैं उन परंपराओं को नहीं मानूंगी जो मेरे अधिकार का, स्वतंत्र, ऐसे अधिकार नहीं, मुझे स्वतंत्रता है, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे स्वतंत्रता देता है, समानता का मुझे हक है और मुझे मेरे अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए। तो मैं एक ऐसी न्याय व्यवस्था चाहती हूं जिसमें मेरे व्यक्तिगत अधिकारों की क्या हो, सुरक्षा हो, और मैं डिग्निटी के साथ में एक स्वतंत्र जीवन जी सकूं। तो यहां पर सोच का दो स्तर है। आत्मसम्मान की बजाय क्या चला जाता है, सॉरी, उस समाज में सम्मान के बजाय कहां चला जाता है, व्यक्तिगत सम्मान हो जाता है, व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर। मैंने उसको, लड़की को यही सलाह दी थी, एसपी ऑफिस की ईमेल आईडी सर्च कर, मेल डाल दे, ऐसे ऐसे प्रेशर डाला जा रहा है, ठीक है, तो बाली गए तेरे हक पते पर। और खास बात है कि तू पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर है, तो तेरे को नॉलेज होना चाहिए। और उसने एक अच्छा सा मेल लिखा है एसपी को। और इन मामलों में जो सामाजिक अधिकारिता विभाग वाला पार्ट हो जाता है ना, तो ये सोशल मीडिया का इशू बन जाता है, तो पुलिस भी एक्शन जल्दी लेती है। तो एसपी ने तुरंत एक्शन लिया, पुलिस बैठा दी लड़की के घर। अगली भर्ती में वो लड़की आरएएस बनी। अब वो आरएएस है और उसने दोबारा शादी की। पहले तो शादी मानी ही नहीं है, क्योंकि पहले वाली शादी तो वैसे भी लीगल नहीं थी। पुलिस केस तो वो गांव वाले वैसे ही नहीं कर सकते थे, क्यों, लीगल ही नहीं थी, फंस जाते खुद। तो मैंने कहा न तो ये तुम पे केस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, फंस गए ना, क्योंकि समाज पूरा फंसता है। उस लड़की ने बाद में शादी की, वो लड़का भी आरएएस है और एक अच्छी लाइफ है उनकी। और अगर वो यहां फंस जाते, गलत परंपरा का साथ दे देते, तो जिंदगी झंड हो जाती उसकी। मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर सही परंपराओं के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, गलत परंपराओं के विरोध की बात कर रहा हूं कि गलत परंपरा का सम्मान नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति क्या होना चाहिए, सचेत होना चाहिए ना, ताकि वह अपने स्वतंत्र जीवन जीने के, समानता पूर्वक जीवन जीने के और न्यायपूर्ण जीवन जीने के अधिकार की क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। तो यहां तो व्यक्ति व्यक्तिगत संबंधों को लेकर जीता है कि मैं ऐसा बनूं ताकि मेरे व्यक्तिगत संबंध क्या रहें, अच्छे रहें। तो हेंज अगर गिरफ्तार नहीं करता है ब्राउन गिरफ्तार नहीं करता है, तो उसके व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर वो गिरफ्तार करता है तो सामाजिक नियमों की क्या होगी, पालना, अच्छा समाज बनेगा। यहां गई, लेकिन यहां पर समाज की सिर्फ सही परंपराओं का साथ दिया जाना चाहिए, गलत परंपराओं का साथ नहीं दिया जाना चाहिए। गलत परंपराओं का क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो अपने राजस्थान में दो कम्युनिटी ऐसी हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर पश्चिमी राजस्थान में खूब है। ओके, उन दोनों कम्युनिटी में लड़की की अगर पति की डेथ हो जाए तो रीमैरिज का प्रचलन नहीं है। ठीक है, रीमैरिज मतलब विधवा का दोबारा से विवाह नहीं होगा, ये प्रथा है। क्लियर है। लड़की 18-20 साल की थी, 21 साल की थी, उसकी शादी होगी और एक्सीडेंटल केस में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। क्या उसको आगे का जीवन जीने का हक नहीं है क्या, है ना। सामाजिक परंपरा क्या कहती है, उसको ऐसा ही रहना पड़ेगा। लेकिन पश्च नैतिक विकासवाद, उत्तर परंपरावाद क्या कहता है, नहीं, समाज को विवेक के साथ सोचना चाहिए। वो अकेले जिंदगी कैसे काटेगी, क्योंकि सहारे की बात फिजिकल रिलेशन की या फिजिकल सहारे की जरूरत नहीं है। आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है मेंटल सपोर्ट की। आदमी जब अकेला तना होता है ना,
तो वो जेल के बराबर ही है, चाहे वो अच्छे से फ्लैट में रह रहा हो, क्योंकि जेल के भी दीवारें 4 ही होती हैं, फ्लैट में भी दीवारें 4 ही होती हैं। लेकिन जिसको मेंटल सपोर्ट, जेल से समाज से अलग ही तो किया है ना जेल में, बाकी खाना तो मिलता ही है, सारी चीजें होती हैं। और कई जगह तो जेल में खाना जो बाहर जिंदगी जीते हैं उससे ज्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि वह मानवाधिकार आयोग रहता है। ठीक है, बस उसके घर वालों से उसका इमोशनल सपोर्ट हटा दिया जाता है, यही सजा है भारत में। तो क्या उस लड़की को जीवन जीने का हक नहीं है क्या? ऐसे मैं बता रहा था तो एक लड़का खड़ा हुआ, बहुत ईमानदार पढ़ा लिखा अच्छा लड़का था, उसने मुझे एग्जाम्पल दिया, बोले सर मेरे परिवार में मेरी बुआ साह हैं और हमारे फूफो साह की डेथ इस उम्र में हो गई थी। अब हमारे परिवार में जो भी अगर सामाजिक प्रोग्राम होता है तो हमारी बुआ साह उसमें शामिल ही नहीं होती हैं, क्योंकि उन पर विधवा का टैग लगा हुआ है। सामाजिक प्रोग्राम में नहीं आ सकती, वो शादी ब्याह में कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकती हैं, वो किसी खुशी में शरीक नहीं हो सकती है, इवन वो आशीर्वाद नहीं दे सकती हैं किसी को। और आज वो 35 से 40 साल के बीच की उम्र है और हम उसको देखते हैं तो हमें खुद को अफसोस होता है कि ये परंपरा तो क्या है, गलत है। लेकिन इसी बात को अगर बड़े बुजुर्गों के सामने रखो तो इस चीज़ को महत्व ही नहीं देंगे कि उस लड़की की भी कुछ ज़रूरतें हैं, शारीरिक ज़रूरतें भी होती हैं, मानसिक ज़रूरतें भी होती हैं, मेंटल और फिजिकल सपोर्ट दोनों की आवश्यकता होती है। उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, दैट्स इट, लेकिन उसकी भी तो ज़रूरतें हैं, उसको कोई नहीं सोचता, इवन माँ बाप भी नहीं सोचते। वो उस परंपरा के साथ जोड़ देते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही रहेगा, परिवार की इज्जत है, परंपरा है, ऐसा ही रहेगा। क्यों भाई? अब वो लड़की विरोध करती है कि मुझे भी जीवन जीने का क्या है, हक है। ठीक है, और वो किस पे जाएगी? व्यक्तिगत अधिकारों की बात करेगी कि नहीं करेगी, कि मुझे भी व्यक्तिगत स्वतंत्र जीवन जीने का क्या है, हक है। तो पढ़े लिखे और समाज से लड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, वो पढ़ा लिखा परिवार होगा वो तो रीमैरिज कर देगा। और अगर उसको समाज में ही रहना है, सामाजिक परंपराओं का ही पालन करना है, तो वो एक तरीके से गलत परंपरा का क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पश्च नैतिक विकासवाद में जो नैतिकता का आधार होता है ना, वो विवेकपूर्ण चिंतन होता है और विवेकपूर्ण तर्क होते हैं। जैसे अपन बात कर रहे थे ना अभी, तर्क पे बात कर रहे थे ना कि उसको शादी करनी चाहिए, समाज क्या तर्क देगा, समाज की परंपराएं हैं, हम तो नहीं करने देंगे। ठीक है, तो यहां पर अरेंज मैरिज ही मान्य है। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अरेंज मैरिज को क्या दी गई है, मान्यता। और व्यक्तिगत अधिकारों में लव मैरिज को मान्यता है। ये नहीं समझ आ रहा है क्या है? कि अगर लड़का अच्छा है, अच्छा कमाता है, और लड़का और लड़की की सोच मिलती है, भाई ट्यूनिंग अच्छी मैच करती है, व्यवहारशील हैं दोनों, ठीक है, तो लड़के ने बता दिया घर वालों को ये लड़का है, देख लो आप, तो घर वालों ने कहा नहीं, शादी तो हम हमारी मर्जी से करेंगे, तुम क्या हो, हम सोचेंगे, हम तय करेंगे किसे करनी शादी। तो लड़के ने विरोध किया, क्यों, क्या मुझे मेरी जिंदगी का निर्णय लेने का हक नहीं है? तो अगर समाज की बात करेंगे तो अरेंज मैरिज मान्य है कि नहीं है? मैं अरेंज मैरिज को गलत नहीं बता रहा हूं, कहीं ऐसा सोच, मैं तो एक बात कर रख रहा हूं। अगर व्यक्तिगत अधिकारों की बात करेंगे तो यहां लव मैरिज मान्य है, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन जीने का और अपना जीवन साथी चुनने का स्वतंत्र अधिकार है कि नहीं है। यहां पर विधवा को दोबारा से विवाह करने का हक नहीं है, लेकिन यहां पर व्यक्तिगत अधिकार है कि वह अपना स्वतंत्र निर्णय ले, और वो कानून से चाहती है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बने, ऐसी न्याय प्रणाली बने जिसमें व्यक्ति के स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार को क्या मिले, सुरक्षा मिले। और ये व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार की जो सुरक्षा नियम कानून बने ना, वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं बने, वो सभी के लिए बने। जैसे शारदा एक्ट 1929, राजा राम मोहन राय, नहीं समझ में आई बात? शारदा एक्ट
विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1929 है कि नहीं है, अप्रैल 1929, यस और नो? वो क्या अपनी भाभी की रीमैरिज के लिए तो किया था उन्होंने। समाज चाहता था कि शादी नहीं हो, उसने क्या कहा, ये कहाँ जाएगी। आज से 100 साल पहले समाज कितना रूढ़िवादी था, समझ सकते हो तुम? आज भी है। उस समय रूढ़िवादिता का स्तर कितना होगा, तो राजा राममोहन राय का विवेक का स्तर कितना ऊंचा होगा, ये सोच के देखो कि जिसने उस समय समाज से लड़ाई की और एक्ट पारित करवाया। इसका मतलब वो भी अगर समाज के साथ रहता, मतलब सामाजिक परंपराओं के साथ रहता, तो क्या वो अधिनियम बनता? क्या नहीं बनता ना। और उसने क्या किया, उस सिद्धांत को सबके लिए लागू किया कि नहीं किया? तो जो नियम कानून बना है, ठीक है, उसको किसके लिए लागू किया गया? सभी के लिए, सभी धर्म जाति वर्ग विशेष के लिए उस नियम कानून को लागू किया जाए जो व्यक्ति के स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर विवेकशीलता आ गई कि नहीं आ गई, बुद्धिमत्ता आई कि नहीं आई, और अच्छे तर्क आएंगे कि नहीं आएंगे। तो नैतिकता का स्तर आगे का हो गया कि नहीं हो गया। इस वाले में नैतिकता पीछे है, यहाँ नैतिकता है, और यहाँ क्या है, स्पष्ट नैतिकता है। अब क्लियर है? ठीक है ना भाई साहब। शादी यहाँ पर भी अच्छी होती है, पढ़ने की बात अलग है, कोई फालतू पंगा मत कर लेना, कल को कहो सही है ना, कल को कहो कि ना गुरुजी ने बताया था, ज्ञान पिलाया था ना, वो कोई बड़ी बात नहीं। हमें हमारे व्यक्तिगत अधिकारों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो माँ बाप भी आजकल समझदार है, वो भी अच्छा ही करेंगे, है ना। कहीं जाके तुम कांड कर दो और कोई पूछे किसने कहा था, कि वो सांगवान सर उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया था कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और हम तो वहां पर ओत प्रोत हो गए मोटिवेशन ज्यादा मिल गया, और तुमने जहाँ बात करते